जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में कहें तो शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट लिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 13 मार्च 2023 को आपका फिजिकल का जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है वो होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी हमने 5 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स की वीडियोस लाके, ठीक है, और फुल सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में एमसीक्यू की पूरी एक सीरीज लाके आपकी जो तैयारी है पेपर की बहुत अच्छी करवाई थी। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी कल के पेपर से पहले आप एक और सैंपल पेपर की हमारी प्रैक्टिस करवा दीजिए जिससे हमारा पेपर और आसान बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसी बिहाफ पे एक और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करने वाले एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, और ये पेपर मैं आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। देखिए, जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे समझा दूंगा, जिससे पता है वो आगे जा सकता है। ठीक है, पेपर 3 घंटे का होगा, पेपर की वेटेज होगी 70 मार्क्स की, पेपर में टोटल क्वेश्चन होंगे 37 आपके, और पेपर आपको 10-15 पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 10:30 से 1:30 बजे तक आपका पेपर का टाइमिंग होगा। ठीक है, पेपर में होंगे 5 खंड और टोटल होंगे 37 क्वेश्चन। खंड ए में आपके 18 रहेंगे 1 नंबर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। खंड बी में आपके 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कोई 5 करने, एक चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, खंड सी में आपके 3 अंक के 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें भी आपको एक चॉइस मिल जाएगी। 6 होते हैं ना, तो कोई एक मतलब कि एक आपको यहाँ पे चॉइस मिल जाएगी, 5 करने होंगे। ठीक है, खंड डी में आपके 4 नंबर के यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले, और खंड ई में आपके 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इनमें से आपको कोई 3 के आंसर देने तो एक मिल जाएगी, यानी कि 2 नंबर में एक चॉइस है, एक 3 नंबर में और एक 5 नंबर में एक चॉइस आपको मिल जाएगी। ये आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो ये आपका सेक्शन ए जाता है, ये सेक्शन बी, ये सेक्शन सी, ये सेक्शन डी, ये सेक्शन पर ए आ जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है, इसीलिए सीधा डायरेक्ट आपको यहाँ पे समझा दिया। शुरुआत करते हैं पेपर के क्वेश्चन से। तो देखो भाई, यहाँ पे ये जो एमसीक्यूज है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो एक बार हम रिवीजन कर लेंगे और बाकी जो क्वेश्चन आंसर वो भी मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि ये यहाँ पे एक आसन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, टोटल यहाँ पे हम 18 एमसीक्यू को देखने वाले हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा एमसीक्यू और क्वेश्चन का इसका आंसर बताता चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आसन दिया है, तो ये आसन है अनुलोम विलोम आसन। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि यह योग आसन करने से शरीर जो है वो ताड़ के वृक्ष के समान हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा ऐसा आसन है जो शरीर जब हम करते हैं तो वो ताड़ के वृक्ष के समान हो जाता है, तो वो होता है ताड़ासन, जिसे हम ट्री पोज भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। और तो ये अनुलोम विलोम है, बाकी रही बात इसकी तो ये ताड़ासन हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। संतुलित आहार को क्या परिभाषित करता है बच्चों, मैंने आपको करवाया हुआ है, इसलिए मैं सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं। ठीक है, संतुलित आहार को परिभाषित करता है कि आहार में जो सभी पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन, खनिज पदार्थ, ठीक है ना, और प्रोटीन, वसा, ये कार्बोहाइड्रेट सभी उचित मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिफाइन इज बैलेंस्ड डाइट दैट इज एडिक्वेट इनटेक ऑफ ऑल न्यूट्रिशंस इन दी डाइट। ठीक है, मासिक रजोरोध के कारण निम्नलिखित में से नहीं है, तो भाई हार्मोन्स में जब संतुलन होगा तो क्या मासिक रजोरोध होगा? नहीं होगा। और नियमित तौर पे मासिक धर्म आएगा तो होगा? नहीं होगा। जब हार्मोन्स असंतुलित होता है, आहार नहीं खाते सही से, ठीक है, प्रजनन तंत्र में गड़बड़ी होती है या फिर अनियमित मासिक धर्म होता है, तब ये आता है। ठीक है ना, तो संतुलित हार्मोन्स और नियमित मासिक धर्म ये मासिक रजोरोध के कारण नहीं है। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस ऑफ मेंस्ट्रुअल, दैट इज तो बैलेंस्ड हार्मोन्स एंड रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, व्यक्तित्व के बहिर्मुखता लक्षण में कौन सा शामिल है बच्चों, तो डी दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे शामिल हो जाता है। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंक्लूड एक्सट्रोवर्जन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये बहिर्मुखता क्या दर्शाते हैं कि व्यक्ति कितना ऊर्जावान है, कितनी सकारात्मक सोच रखता है, स्वीकार करने की क्षमता कितनी है उसके अंदर, ठीक है, कितना स्नेहपूर्ण है, मित्रतापूर्ण कैसा व्यवहार है उसका, ये सभी इसमें आता है। ठीक है, वसा क्या होती है, यहाँ पे हमें सही कथन दिया गया है, वसा जो है शरीर के तापमान को नियमित तथा कोमल अंग को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जिसमें पनीर जो है वो संतुलित वसा का एक स्रोत होता है, मूंगफली, सरसों तथा तिल ये असंतुलित वसा के स्रोत होते हैं। कैल्शियम जो है ये हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सुरक्षा के लिए भी जरूरी होता है। तो वसा, पनीर, मतलब कि जो संतृप्त और असंतृप्त वसा है, कैल्शियम है, इसके बारे में सभी कथन सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैंने आपको पहले समझाया हुआ है,
इसलिए सीधा सीधा मैं आपको आंसर समझाता चल रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए है। फिर यहाँ पे दिया हुआ था हमारा छठा क्वेश्चन कि यदि बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभागी या फिर बहुत सारी जो टीमें विभिन्न देशों से आकर खेल में भाग ले रही हैं, तो इसमें किस तरीके के टूर्नामेंट खेले जाएंगे, तो वो टूर्नामेंट होते हैं संयोजन। जब बहुत सारी टीमें बहुत सारे क्षेत्रों से आके भाग लेती हैं तो संयोजन टूर्नामेंट लागू किया जाए, ठीक। फिर यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आ जाएगा। डेफ ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य स्थित है, तो मुझे जीतने दो बहादुर होने दो, ये इसका एक आदर्श वाक्य होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है। कई बच्चों को डाउट है कि ये सही है या नहीं भी, तो आप सपोर्टिव मटेरियल देख लेना, किताब देख लेना, वहां पे यही मिलेगा आपको, ठीक है। द मोटो ऑफ डेफ ओलंपिक्स इज लोकेटेड लेट मी विन लेट मी बी ब्रेव, ठीक है। यहाँ पे भाई हमें मिलान करना था, तो गोल कंधे जो है बच्चों, ये एक मुद्रा विकृति होता है। प्रथम रजोधन मासिक धर्म के संबंध में है। अस्थिशोषितता अस्थि घनत्व में कमी होता है। शुद्धाभाव जो है ये भोजन संबंधी विकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर डी, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे के बी, चौथे का ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में इसी तरीके से आएगा। राउंड शोल्डर्स यानी कि ये आपका दिया हुआ पोस्टर डिसऑर्डर्स, फर्स्ट इसके बारे में, थर्ड ये, और फोर्थ आपका ये आ जाएगा इस तरीके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है। सामान्य बॉडी मास इंडेक्स की सीमा क्या होती है भाई, तो इसकी सीमा क्या होती है, 18.5 से 24.9 तक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि BMI को मापा कैसे जाता है, तो भार इसको किलोग्राम में लिखते हैं, ठीक है, मापना, और इसकी हाइट इनटू हाइट जो कि मीटर में रहती है, इस तरीके से मापते हैं। अब आपसे कई MCQ इसके मामले में पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि BMI में अल्प भार के लिए क्या श्रेणी दर्शाई जाती है, ठीक है ना, मतलब BMI अल्प भार के लिए कितना होगा, तो 18.5 से कम होता है, ठीक है। सामान्य भार कितना होगा, तो 18.5 से 24.9 तक होता है, ठीक है। उसके बाद में अति भार कब होगा, तो 25.0 से 29.9 तक। फिर स्थूलता जिसमें मोटापा आ जाता है, तो पहले नंबर पे मोटापा आता है 30 से 34.9 तक, दूसरे नंबर पे आता है 35 से 39.9 तक, और तीसरा आ जाता है 40 से ज्यादा, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि अगर किसी व्यक्ति का जो भार है, वो जो BMI है बच्चों वो 16 है, तो किसके अंतर्गत आएगा, अल्प भार की श्रेणी में। अगर किसी का BMI जो है वो मैं कहता हूं कि 28 है, तो किसके अंतर्गत आएगा, अति भार में। अगर मैं कहूं कि BMI आपका व्यक्ति का 20 है, तो किसके अंतर्गत आएगा, सामान्य भार में आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि जो BMI है वो है 40, तो किसके में आ जाएगा, ये स्थूलतापूर्ण थर्ड में। मैं कहूं कि BMI 31 है, तो ये किस में आएगा, स्थूलता 1 में। मैं कहूं BMI 37 है, तो ये किस में आएगा, स्थूलता 2 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये BMI हो जाता है और ये उसकी श्रेणी आ जाती है। तो बहुत सारे MCQ एक ही साथ में आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए। आगे बात करते हैं, अगले हम MCQ की बात करेंगे। तो BMI के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, यह जाता है। कथन अभिकथन कारण, यहाँ पे देखो बेसल चयापचय दर की गणना की जाती है। एक विधि होती है मिफ्लिन सेंट जियर समीकरण विधि, इसके द्वारा, जिसमें पुरुषों के लिए BMR जो है वो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है, और महिलाओं के लिए BMR इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही बातें हमारी सही है, ए राइट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है इसलिए, ठीक। निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं होती है, तो योजना जो है बच्चों दबाव को कम करता है, क्रियाओं पर अच्छा नियंत्रण रखता है, और गलती होने की संभावना कम करता है, लेकिन ये निजी संबंधों में सुधार करता है, ये बात बिल्कुल ही गलत है, ठीक है बच्चों। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग दैट इज इंप्रूविंग पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। उच्च रक्तचाप का क्या कारण होता है भाई, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उच्च रक्तचाप बढ़ता जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। आनुवांशिकता भी हो सकता है, आपका मोटापा बढ़ेगा अगर आप धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल करते हैं, या फिर शारीरिक गतिविधि नहीं करते, घर पे पड़े रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, चलते फिरते नहीं, पार्क नहीं जाते हैं, तो भी आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मेनली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे ही होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो डी वाला हमारा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम पेपर को जल्दी जल्दी समझ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज ऑल ऑफ द वर्क, ओके। ये शरीर की वह दशा होती है जिसमें हमारे शरीर में वसा यानी कि फैट जो है वो बहुत अधिक स्तर तक पहुंच जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मोटापा, ठीक है। उसके बाद इट इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी इंक्रीज टू वेरी हाई लेवल, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी, ठीक है। पैरालंपिक्स जो खेल हैं इनका मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, पैरालंपिक्स खेलों का इनका मुख्यालय है जर्मनी में। कहाँ पे है, जर्मनी में, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पैरालंपिक्स गेम्स लोकेटेड इन जर्मनी। हृदय निगम क्या होता है भाई, तो रक्त की वो मात्रा जो हमारा हृदय प्रति मिनट निकालता है उसको बोलते हैं हृदय निगम, ठीक है।
तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को गुरुत्व क्रिया के अंतर्गत फेंका जाता है तो वस्तु जो है वो आकाश की तरफ न्यून कोण तथा जड़त्व के कारण गतिमान हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रक्षेप। क्या बोलते हैं इसको? प्रक्षेप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जब घुड़सवारी कर रहे होते हैं तो घोड़ा और सवारी गति में होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही घोड़ा अचानक से रुकता है तो उस पर सवारी करने वाला जो बंदा होता है उसका निचला शरीर यानी कि कमर का हिस्सा जो है, ये कमर और पैर का हिस्सा आराम मतलब स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपरी शरीर जैसे कि छाती, ठीक है, सर, कंधे, ये जो है वो गति में रहते हैं। तो ये गति का कौन सा नियम है? ये पहला नियम है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा। एंड द लास्ट कि वृत्ति के सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता होती है जन्मजात, सामाजिक सिद्धांत के अनुसार होती है सीखी जाती है, कुंठा सिद्धांत के अनुसार कुंठा होने से आक्रामकता उत्पन्न होती है। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंसिडर द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा बताऊं इससे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि एक और पेपर है। ये पेपर मैंने आपको सुबह सुबह ही करवाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में आपको कथनों पर विचार करने, जैसे विटामिन ए है, इसे हम रेटिनल भी कहते हैं। ठीक है, जो कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ज्यादा जरूरी होता है, मेनली आंखों के लिए। विटामिन डी ये शरीर के सभी हड्डियों को बनाने में और उनमें वृद्धि और विकास करने में सहायक होता है। विटामिन ई ये हमारे शरीर में ब्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। विटामिन के ये खून में थक्का जमाने के लिए जरूरी होता है। इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारे पार्ट थे, जैसे कि कौन सा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बाजू मोड़ने का परीक्षण शरीर के ऊपरी भाग के लिए किया जाता है। चेयर सिट एंड रिस्ट परीक्षण ये शरीर के निचले भाग के लिए चक्कू मापने के लिए किया जाता है। बैक स्क्रैच परीक्षण ये शरीर के ऊपरी भाग के लिए चक्कू मापने के लिए किया जाता है। फुट अप एंड गो परीक्षण फुर्ती मापन के लिए होता है। चेयर स्टैंड परीक्षण ये शरीर के निचले भाग के शक्ति मापन के लिए होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। और भी आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ और समझाऊं, जैसे कि पैरालंपिक्स गेम्स जो है इसमें विभिन्न प्रकार के जो विकलांगता ग्रसित व्यक्ति हैं ये भाग लेते हैं। इसका श्रेय जो है वो लुडविग गटमैन को जाता है, जिन्होंने इसकी शुरुआत 1948 में की। ठीक है ना, तो डी हमारा राइट है यहाँ पे। ओके, और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ फाटलेक विधि के बारे में। ठीक है, जैसे कि फाटलेक विधि क्या है? ये सहन क्षमता को बढ़ाने की एक विधि होती है, जो कि स्वीडन के गो स्टोलमन ने 1930 में इसे बनाया था, जिसे स्पीड प्ले का नाम भी दिया जाता है। और इसमें हृदय की जो गति है वो 140 से 180 प्रति मिनट की। ठीक, और यहाँ पे एक आ जाता है मधुमेह क्या होता है, इसके लक्षण, इसके कारण और सुधार, इसके तो आप पढ़ लेना, मैं समझाया हुआ है। अब दो नंबर के क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे हमारे। तो पहला क्वेश्चन है विटामिन ए तथा डी का विस्तार से हमें वर्णन करना है। सिंपल सिंपल सा। तो विटामिन ए और डी की हम बात कर रहे हैं। विटामिन ए कैसा विटामिन है भाई? ये है वसा में घुलनशील। ठीक है, तो विटामिन ए तथा डी, विटामिन ए जो है ये सामान्य तौर पे हमारे शारीरिक विकास के लिए, मेनली हमारी आंखों, त्वचा, इसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी होगी बच्चों तो इसमें रतौंधी, त्वचा खुश्क और सूखी हो जाएगी हमारी त्वचा। सूखी नहीं, सूखी। ठीक है, सूखी हो जाएगी बेसिक। ठीक है, तो क्या होते हैं? तो पीले व नारंगी फल होते हैं, जैसे कि पपीता, खरबूजा, संतरा, गाजर। हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, बंद गोभी, मटर। ठीक है ना, दूध और दूध के उत्पाद विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी या त्वचा खुश्क होती है या सूखा रोग होता है, तो ये विटामिन ए से होता है। ठीक है, विटामिन डी इसे शरीर हमारा खुद ही पैदा कर सकता है। बेसिकली ये जो है विटामिन डी ये हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, इसके अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, इसकी कमी से रिकेटस नामक यानी कि सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, स्रोत क्या है? दुग्ध उत्पाद है, सूर्य के प्रकाश में तेल व मालिश करना, हरी सब्जियां, मछली का तेल, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन ए तथा डी आ जाता है। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया। अब इंग्लिश में देखेंगे, डिस्क्राइब विटामिन ए एंड डी, दैट इज विटामिन ए, दैट इज सोर्स, दैट इज विटामिन डी एंड दैट इज इट्स सोर्स। ठीक है, 20 क्या दिया हुआ है? व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो भाई देखो, व्यक्तित्व जो है ये इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से। किससे? लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से, जिसका अर्थ होता है मास्क या फिर मुखौटा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो एक व्यक्ति होने के नाते हमारा एक अपना जैविक रूप आकार होता है, काले गोरे होते हैं, मोटे ताजे होते हैं, कोई अच्छा सोचने वाला होता है, कुछ आतंकवादी बन जाते हैं, ठीक है, कुछ टीचर बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। हमारा सामाजिक रूप होता है, हमारे अंदर कई तरीके की भावनाएं होती हैं, रुचियां होती हैं, व्यवहार, हमारी योग्यताएं, इन सभी का एक जो मूल रूप होता है उसको व्यक्तित्व बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे चल के मैं ये 5 लक्षण आपको समझा दूंगा व्यक्तित्व वाले, तो आपको समझ। ठीक है, डिफाइन पर्सनैलिटी, तो क्या होती है पर्सनैलिटी, और इसके बारे में तो आपको आगे समझाएंगे। ठीक है,
एक व्यक्ति के लिए बच्चों वसा की जो उपयोगिता है वो क्या होती है? तो भाई एक व्यक्ति के लिए वसा की उपयोगिता बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वसा हमारे आहार में उपस्थित जो भी मेन पोषक तत्व होते हैं ना, पदार्थ जो होते हैं, उन सबसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, 1 ग्राम वसा में 9 से 11 कैलोरीज पाई जाती हैं, और आवश्यकता के अनुसार जब हमारा शरीर जो है ना वो अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर ले लेता है, तो ये वसा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम बाद में उपयोग कर सकते हैं, हम यानी कि हमारा बॉडी। ठीक है, इससे शरीर में चर्बी प्राप्त होती है। लंबे समय तक जब हमें कोई सारी क्रिया करनी होती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में अंतर रही थी ना अंदर हमारे शरीर की थी, वही एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती है। ठीक है, ये विटामिन ए, डी, ई के इसका अवशोषण में सहायता भी करती है। सिंपल सिंपल। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमारे मात्र 15 से 16 मिनट हुए, इस बीच में हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए, 2 नंबर के हमारे 3-4 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गए। तो देखो यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ फैट फॉर अ पर्सन, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। आगे है कि अस्थि भंग के क्या कारण होते हैं, यानी कि जब हमारी अस्थि भंग होती है, फ्रैक्चर होता है हड्डी में, तो इसका क्या कारण होता है। पहले तो आप ये समझो कि मीनिंग क्या अस्थि भंग का। अस्थि भंग यानी कि हमारी अस्थियों पर तेज प्रहार या टक्कर से, मतलब कि हमारी जो बोन मटेरियल है, जब सॉरी बोन मटेरियल नहीं, वो तो अलग बात है, जो हमारी हड्डियां हैं जब इन पर कोई तेज प्रहार होता है या टक्कर होती है तब ऐसा होता है। जैसे फुटबॉल का मैच है तो खिलाड़ी आपस में टकरा गए, ठीक है, तो क्या होता है, जोरदार टक्कर होती है और उन्हें चोट पहुंचती है, अस्थि भंग। कई बार हम किसी को जानबूझ के मारते हैं, बलपूर्वक मारते हैं, या फिर कुछ अप्राकृतिक गतिविधियां होती हैं तो इससे अस्थि भंग हो जाता है। साथ ही लंबी दूरी वाली जो या फिर लंबे समय तक जो दौड़ की जाती है, वो पैदल चाल करते हैं तो उससे भी अस्थि भंग होता है। साथ ही आप किसी एक पक्की जगह पर यानी कि सख्त जगह पर गिर जाते हैं और आपको चोट लग जाती है तो उससे भी अस्थि भंग होता है। और शरीर में जब हमारी कैल्शियम नहीं होगा तो सिंपल सी बात है भाई, अस्थि भंग होना तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो शरीर में कैल्शियम की कमी होना भी अस्थि भंग का एक कारण है। ओके, समझ गए। अब है राइट द मेन केस ऑफ फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर के बारे में आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है खेल चोटों से आप क्या समझते हैं। तो खेल चोटें देखो, खेलों में जब हम अभ्यास करते हैं या हम अपना खेल का प्रशिक्षण कर रहे होते हैं या फिर कंपटीशन कर रहे होते हैं, तब ऐसे में खेल के अभ्यास, प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के दौरान जब खिलाड़ी को कोई चोट लगती है उसे खेल चोटें होती हैं। अभी लगती कैसी हैं, तो खेलों में खेल खेलते समय शारीरिक क्रियाकलाप करने के दौरान जो दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें खिलाड़ी खेल में भाग लेने की स्थिति में नहीं रहता या फिर उसे कुछ देर के लिए आराम चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं खेल चोट। ठीक है, तो ये होता है खेल चोट, सिंपल सा। आई होप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पोर्ट्स इंजरीज, तो स्पोर्ट्स इंजरीज का क्या मीनिंग है बच्चों, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। एक अब यहाँ पे आता है एक व्यक्ति का, अगर हम बात करें कि 80 किलोग्राम तथा उसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, तो ऐसे में व्यक्ति का जो बीएमआई है कितना होगा। तो हमने आपको बताया बीएमआई की गणना करने का सूत्र क्या है, भार बटे में ऊंचाई इंटू ऊंचाई मीटर में। तो ऊंचाई इंटू ऊंचाई करेंगे तो कितना है, भार हमारा 80 किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर, 80 किलोग्राम है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 1.6 है, इंटू 1.6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1.6 के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम जीरो ऊपर ले जाएंगे तो 2 जीरो आएंगे। ठीक है ना, 100 मतलब कि 2 जीरो, दैट मीन्स कि 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तब 2 जीरो ऊपर आएंगे तो कितना हो जाएगा 8000, और 16 इंटू 16 256, डिवाइड कर देंगे 31.5 आ जाएगा। और ये 31 पॉइंट बॉडी मास इंडेक्स में क्या दर्शाता है कि स्थिति नंबर 1, स्थूलता स्थिति नंबर 1 है। ठीक है ना, ये चीज है। तो आपको समझ में आ गया, स्थूलता वर्ग श्रेणी 1 में आता है जब भार उसका 31.25 होता है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि किसी व्यक्ति का भार अगर 100 है, ठीक है, 100 किलोग्राम है, और उसका वो जो हाइट है वो मान लेते हैं कि 1.5 है, तो क्या कैसे लिखेंगे हम, 100 इंटू बटे में 1.5 इंटू 1.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर इन पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो 100 इंटू 100, क्योंकि 2 जीरो ऊपर जा रहे हैं तो ये यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375। अब 100 को 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,000 इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में इसको 375 से डिवाइड कर देंगे, बस निकल जाएगा उसका जो बीएमआई आता है। ठीक है ना, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इंग्लिश में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, पढ़ लेना। मेनली इसको तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ था, लेकिन अब जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है समझाइए। तो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिया हुआ है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन
कभी कभार सल्फर नामक जो तत्व है इससे इसका निर्माण होता है। ठीक है। प्रोटीन शरीर में रक्त, मांसपेशियों, नाखून, त्वचा, बाल और हमारे आंतरिक अंगों के निर्माण में सहायता करता है। प्रोटीन नए नए ऊतकों को बनाता है, साथ ही टूटे फूटे जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करता है, हमारे जल और जो अमल होते हैं हमारे शरीर में उनमें संतुलन बनाए रखता है, साथ ही ऑक्सीजन को और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक लेके जाता है, और प्रोटीन ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को बनाता है। लेकिन अत्यधिक उपयोग करोगे तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती है, पथरी, हृदय रोग, आ जाता है स्ट्रोक वगैरह। स्रोत इसके बहुत सारे हैं प्रोटीन के, वो आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रोटीन की एक मेन बात होगी। ठीक है, समझ गए। इसी को इंग्लिश में देख लेंगे, हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन फॉर आवर बॉडी, दैट इज लाइक दिस वन। यहां से आप इसे इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋतुरोध या फिर रजोरोध के कारण महिलाओं के शरीर में होने वाले लक्षण को समझाइए। तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है महिलाओं में, ऋतु धर्म में अनुपस्थिति होती है। क्यों भाई? क्योंकि उनके वो जो है खाना अच्छे से नहीं खाते हैं। ठीक है, उच्च स्तर का प्रशिक्षण करते हैं, एथलीट जो होते हैं चिंता ज्यादा करते हैं, लगातार दवाई का सेवन करते हैं, तो इसीलिए ऋतु धर्म में अनुपस्थिति हो जाती है। ठीक है, और अनुपस्थिति होने के साथ साथ असामान्य ये ऋतु धर्म भी हो जाता है, क्योंकि लड़कियों में ज्यादातर जैसे कमर, ठीक है, सर, पेट दर्द ज्यादा होता है, छाती में जलन, ठीक है, कब्ज, अवसाद, चिड़चिड़ापन, चिंता, ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो बन जाती है। ठीक है, और कई बार तो ये होता है कि ऋतु धर्म आता ही नहीं है। नॉर्मली 21 से 35 दिन का टाइम होता है, लेकिन कई बार ये आता ही नहीं लंबे समय तक, और कई बार 6 महीने तक भी नहीं आता है नॉर्मली जो होता है, और कई बार पहले आ जाता है। तो ये सारे जो है यहाँ पे पार्ट आ जाते हैं इसके। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें रही इसके बारे में। और जो किशोरी जो होती है, जब प्रथम बार उसका रजोदर्शन हो रहा होता है, तो ऐसे में उसे बहुत टाइम पीरियड लग सकता है इसमें, ये चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो रजोरोध के कारण या ऋतुरोध के कारण महिलाओं के शरीर में क्या क्या यहाँ पे जो लक्षण होते हैं वो आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसी को आप इंग्लिश में देखेंगे, राइट द सिम्टम्स दैट अक्योर इन द फीमेल बॉडी ड्यू टू एमनोरिया और एमोनर। दैट इज सिम्टम्स क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, हैवी ब्लीडिंग फॉर प्रेग्नेंट पीरियड एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड डिलेड। ठीक है, मांसपेशीय गतिविज्ञान क्या होता है बच्चों, और इसके खेल कूद के क्षेत्र में महत्व का वर्णन कीजिए। तो मांसपेशीय गतिविज्ञान क्या है, यानी कि काइंजोलॉजी क्या है बच्चों, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम मानव मांसपेशियों में शरीर क्रियाओं के होते समय होने वाली हरकतों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि मांसपेशीय विज्ञान क्या है, ये साइंस की वो पार्ट है, साइंस की वो शाखा है जिसमें हम मानव के अंदर मांसपेशियों में जो भी सारी क्रियाएं हो रही होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए खेल कूद में इसके हम विज्ञान की उपयोग की बात करें तो खेल कूद में हम खिलाड़ी का अच्छा चयन कर सकते हैं, खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं, साथ ही खिलाड़ियों में व्यायाम, प्रशिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण इसके द्वारा विकसित किया जा सकता है। क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा खेलकूद के इंपॉर्टेंस के बारे में, उन्हें सारी चीजें नहीं समझ में आती है। ठीक है, खिलाड़ियों को गतिविधि संबंधित सुरक्षात्मक तथा खेल उपकरण के चयन में सहायता करती है। खिलाड़ियों में मांसपेशी की गति प्रणाली का प्रयोग लाना, और एक भी आ जाता है कि प्रदर्शन का अवलोकन कर सकते हैं। भौतिक चिकित्सक यानी कि फिजिको जो थेरेपिस्ट होते हैं, ये मांसपेशी का उपचार करने में सहायक होते हैं, जो CWC बच्चे होते हैं इनके लिए। ठीक है ना। तो खेल कूद में मांसपेशी गति का ये विज्ञान होता है कि खिलाड़ियों का अच्छा चयन कर पाते हैं, खेल में प्रदर्शन बढ़ता है, उन्हें खेल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है, साथ ही मांसपेशी गति की प्रणाली वृद्धि होती है, अच्छा प्रदर्शन होता है, अच्छा खिलाड़ी चयन कर सकते हैं। बस ये चीजें आती हैं। ठीक है ना। तो ये मांसपेशी गति विज्ञान है जो कि क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली क्रियाओं के होते समय जो क्रियाएं पाई जाती है ना, हरकतें, उसका अध्ययन होता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज काइंजियोलॉजी डायनेमिक्स, तो डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट। तो काइंजियोलॉजी क्या होती है उसके बारे में ये पॉइंट, और इंपॉर्टेंस क्या है, मस्टर डायनेमिक इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज ऑल ऑफ द वर्क। ओके, नाउ आक्रामकता को नियंत्रित करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। तो भाई बहुत सारे उपाय हैं आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो जो व्यक्ति गैर आक्रामकता वाला है उस खिलाड़ी की प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, साथ ही जो ऑलरेडी जिसने कर रखा है, ठीक है, क्या करना चाहिए, जिसने आक्रामकता को नियंत्रित कर रखा है उसकी प्रशंसा करो। ठीक है, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण करो। ठीक है, उसे शाबाशी दो और उसे पुरस्कार दो, ताकि जो नहीं करता आक्रामकता को नियंत्रित वो भी इससे सीख लेगा, वो भी सोचेगा यार इससे पुरस्कार मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो वो भी उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। ऐसे संकेत जो किसी व्यक्ति को आक्रामक होने पे मजबूर करते हैं उनको हटा देना चाहिए। ठीक है, साथ ही जो कोच होता है उसे अपने खिलाड़ियों को ये कहना चाहिए कि देखो हम लोगों को खुद से बात करना आना चाहिए। ठीक है,
हमें सेल्फ टॉकिंग आनी चाहिए, अपने आप से बातें करना सीखो, ठीक है। साथ ही ये बताना चाहिए कोच को, खिलाड़ियों को, कि अगर तुम आक्रामकता दिखाओगे, जल्दबाजी दिखाओगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी टीम का जो प्रदर्शन है वो खराब होगा, ठीक है, हम नीचे चले जाएंगे। जो खिलाड़ी ज्यादा आक्रामकता दिखाए, जैसे होते हैं ना कि प्यार से समझाने पे नहीं समझते हैं, तो उसे फिर दंडित ही करना चाहिए, ठीक है। और इन सभी प्रक्रियाओं में जो कोच है उसे खुद अपना व्यवहार रखना चाहिए, बहुत ही प्रेम वाला, अच्छा वाला, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं, ओके। उसके बाद में यहाँ पे जो है एक्सप्लेन मेजर्स ऑफ कंट्रोल एग्रेशन, तो उसके बारे में ये पॉइंट यहाँ पे आपके आ जाते हैं, ठीक है। फाटलेक प्रशिक्षण विधि तथा अंतराल प्रशिक्षण विधि में अंतर स्पष्ट करो। तो फाटलेक में क्या होता है, इसमें पेस में परिवर्तन होता है और यह 15 से 45 मिनट तक की जाती है और इसमें आराम नहीं मिलता, ये बेसिकली लगातार की जाती है, ठीक है। लेकिन अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या होती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये 30 से 150 मीटर तक की होती है, इसमें आराम होता है और इसमें पूरी दौड़ के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतराल भी देखने को मिलता है। सिंपल सिंपल सा अंतर है भाई फाटलेक प्रशिक्षण विधि में और अंतराल प्रशिक्षण विधि में, सिंपल सिंपल सी अंतर है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फाटलेक ट्रेनिंग मेथड एंड इंटर ट्रेनिंग मेथड। तो फाटलेक के बारे में ये बातें आएंगी और इंटर ट्रेनिंग मेथड के बारे में ये बातें आ जाएंगी, सिंपल सा है, ठीक है। अगला दिया हुआ कोमल उत्तक की चोटें क्या है, इसके कारण और बचाव की उपाय लिखिए। तो कोमल उत्तक की चोटें क्या होती है बच्चे, ऐसी चोटें जो हमारे त्वचा, हमारे मांसपेशीय, स्नायु बंधन, उत्तक में जो लगती हैं उनको कोमल उत्तक चोटें बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसके कारण है वही इसके उपाय भी होते हैं। जैसे कारण क्या है कि अपर्याप्त वार्म अप करना, यानी कि सही से अपने शरीर को गरमाना नहीं, ठीक है। साथ ही अति प्रयोग करना, या फिर आप किसी से टकरा जाते हैं, फालतू में आप गिर जाते हैं या फिर थकान हो जाती है, ठीक है। साथ ही अनुचित उपकरण का उपयोग करते हैं, आपके पास जो उपकरण है वो सही नहीं है खेल के लिए, तकनीक व मुद्रासन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो कोई तकनीक आपकी खेल के अनुसार नहीं है तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं बच्चों, ठीक है, जो कोमल उत्तक चोटों को यहाँ पे दर्शाता है। देखो यहाँ पे हमने आपको पहले बताया, हम यहाँ पे कर रहे हैं रिवीजन, ठीक है। कोमल उत्तक जो है इनकी चोटों का बचाव कैसे किया जा सकता है, तो जो कारण है वही बचाव है। जैसे कि कारण क्या है कि अपर्याप्त वार्म अप, यानी कि हमें खेल गतिविधियों को भाग लेने से पहले क्या करना चाहिए, अपने शरीर को अच्छी तरीके से गरमाना चाहिए, यानी कि पर्याप्त वार्म अप कर लेना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्यप्रद आहार लेना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले जो उपकरण है हमें उनका उपयोग करना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये सही से चल रहे हैं या नहीं। खेल मैदान या फिर कोर्ट साफ व समतल होने चाहिए। खिलाड़ियों को खेलों के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से अपने खेलों को समझ सकें, ठीक है। और प्रतियोगिता के समय जो भी खिलाड़ी है उसे बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और अति प्रशिक्षण और अति प्रयोग से डरना चाहिए उसे, मतलब कि नहीं करना चाहिए ज्यादातर। अगर आप थक गए हैं, ज्यादा बीमार है, रोग है या फिर कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो आप कभी भी खेल में भाग ना लें, तो ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, कोमलोत्तक की चोटें, इसके कारण और इससे बचाव। अब इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट आर द सॉफ्ट टिश्यूज इंजुरीज एंड राइट देयर केयर्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स। तो सॉफ्ट टिश्यूज इंजुरीज क्या है, ठीक है, और ये है क्या, इसके रीजंस क्या है और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ये पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो 28 मिनट के अंदर हमने अपना सेक्शन ए बी सी कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर डी की। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन डी में सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो आकृति दी गई है, चित्र दिया गया इसके आधार पे कि दी गई चित्र में दर्शाई गई जो विकृति है इसका नाम बताओ। तो इस विकृति में यहाँ क्या दर्शाया गया बच्चों, यहाँ पे स्कोलियोसिस को दर्शाया गया, ठीक है। चित्र में दर्शाई गई जो विकृति है इसके दो लक्षण, यानी कि जो स्कोलियोसिस है बच्चों उसके दो लक्षण समझाइए। तो क्या होता है इसमें, एक कंधा ऊंचा होता है और एक कंधा नीचे होता है, ठीक है। ये कंधा ऊंचा, ये कंधा नीचा है, एक कुल्ला ऊपर एक कुल्ला नीचे हो जाता है, ठीक है। ये कुल्ला ऊपर ये कुल्ला नीचे हो जाता है। तो ये शरीर सीधा ना होकर झुका हुआ प्रतीत होगा, इस तरफ झुका हुआ इस तरफ उठा हुआ, इस तरीके से, ठीक है। स्कोलियोसिस को सुधारने के कोई दो उपाय समझाइए। तो स्कोलियोसिस जो है इसको सुधारने के लिए आप तैराकी कर सकते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, लटक सकते हैं, त्रिकोण आसन कर सकते हैं, ठीक है। अधोमुख श्वसनासन कर सकते हैं, तख्त व्यायाम कर सकते हैं। चित्र में दर्शाई गई विकृति जो है ये किस भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। स्कोलियोसिस जो है शब्द है ये ग्रीक भाषा के स्कोलियोस शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है मुड़ा हुआ, इसीलिए स्कोलियोसिस क्या बोलते हैं, मुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये चीजें किसके बारे में, स्कोलियोसिस के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। स्टडी द पिक्चर गिवन एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। तो उसके बारे में जो साइड बेसिकली जो सिम्टम्स है, फिगर क्या है इसमें दर्शाया गया है, डिफेक्ट वो स्कोलियोसिस है, इसके
सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, फिर करेक्टिंग मेजर्स क्या होते हैं और किस सब भाषा से वो शब्द जो है वो लिया गया यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया बच्चों एक चित्र, यहाँ पे चित्र में दर्शाई गई टेस्ट की प्रक्रिया का नाम लिखिए, ठीक है। तो टेस्ट में प्रक्रिया का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये फ्लैट टैपिंग टेस्ट है, ठीक है। क्या ये एक फ्लैट टैपिंग टेस्ट है, ठीक है। चित्र में दर्शाई गई टेस्ट प्रक्रिया किसके लिए सबसे उपयोग होती है, तो ये उपयोगी होती है बच्चों प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं इनके समन्वय के लिए। तीसरा है कि चित्र में दर्शाई गई जो टेस्ट की प्रक्रिया होती है फ्लैट टैपिंग टेस्ट, जो कि प्राथमिक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं इनके ऊपरी अंग की गति और समन्वय को मापने के लिए फ्लैट टैपिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लैट टैपिंग की प्रक्रिया को समझाइए, तो प्रक्रिया बहुत ही बड़ी है, थोड़ी सी वैसे तो प्रक्रिया नहीं आएगी, लेकिन आएगी तो वैसे नॉर्मली आएगी 2-3 नंबर, ठीक है। तो परीक्षण प्रक्रिया क्या होती है कि मेज पर दो पीली डिस्क रखें जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। इस तरीके से दो प्लेटें रख लेनी है और केंद्र के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर, ठीक है। कितनी होनी चाहिए बेसिकली 60 सेंटीमीटर, मीटर तो बहुत दूर हो जाएगा। दोनों डिस्क के बीच बराबर दूरी पर रेक्टेंगल आयत को रखें, ठीक है ना। इस तरीके से रेक्टेंगल आयत है इसको आपको रखना है दोनों बीच में, इसके सेंटर में, ठीक है। उसके बाद प्रतिभागी डिस्क के सामने आराम से खड़ा हो जाए, गैर पसंदीदा हाथ को आयत पर रखें। गैर पसंदीदा यानी कि जो आपका नॉर्मली राइट हैंड से सब काम करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर चित्र के अनुसार देखें तो ये इसका लेफ्ट हैंड है जिसमें वॉच भी पहना हुआ है, तो ये हाथ आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद में कमांड पर प्रतिभागी जितनी जल्दी हो सके अपने पसंदीदा हाथ से एक के बाद एक करके पीली डिस्क को टैप करना शुरू कर देगा और ये प्रक्रिया 25 पूर्ण चक्र के लिए दोहराई जाएगी, यानी कि टोटल 50 चक्र। यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ से प्लेट उठा के यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करेगा 25 बार। तो कितने 50 बार करेगा तो इससे क्या होगा कि 50 प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है प्लेट टैपिंग टेस्ट, बहुत ही इजी सा है भाई। इसके लिए होता है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के समन्वय के लिए, उद्देश्य होता है ऊपरी अंगों की गति के समन्वय के लिए, और प्रक्रिया क्या होती है वो तो आप यहाँ पे समझ गए अच्छी तरीके से, ठीक है, सिंपल सा। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे, चलिए पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। तो कौन सा प्रोसीड्यूर यहाँ पे दिया हुआ है, प्लेटिंग टैपिंग टेस्ट है, ठीक है। किसके लिए मेनली उपयोग किया जाता है, टू मेजर द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, और टेस्ट का जो प्रोसीड्यूर है वो क्या होता है, ठीक है, प्रक्रिया जो है वो क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाता है आपका ये प्लेट टैपिंग टेस्ट के बारे में। अगला दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे आसन का नाम। एक सेकेंड, यहाँ पे आसन की इमेज कहाँ गई, ओके, शायद आसन की इमेज थोड़ी यहाँ से मिस हो गई है, ठीक है। बाकी देखो आसन जो यहाँ पे दिया गया था वो दिया गया था अधहला आसन। कौन सा, अधहलासन दिया गया था, ठीक है। और ये जो आसन है इसका अहम उपयोग किसके लिए किया जाता है, अधहलासन का इसका उपयोग किया जाता है बच्चों उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। इसका लाभ क्या होता है, इसका लाभ होता है ये पेट की आंतों को ताकतवर बनाता है, कब्ज को राहत प्रदान करता है। आसन, ये जो आसन है भोजन को पचाने में, गैस की समस्या से आराम और मोटापे को कम करने में लाभकारी होता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी तथा कमर के भाव को मजबूत प्रदान करता है और यह आसन पैर और जंघों की मांसपेशियों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना देता है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बतानी थी। तो ये माइग्रेन, कमर दर्द या घुटनों में दर्द की स्थिति में है अगर कोई व्यक्ति है तो भी इस आसन को ना करे, साथ ही किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वो भी इस आसन को ना करे तो ही अच्छा, ठीक है। तो आसन का नाम था अधहलासन, जिसकी मैं इमेज लेना यहाँ पे भूल गया। बाकी अधहलासन के बारे में ये बातें आपके सामने आती हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आंसर देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। एक आधा चित्र मैंने आपको इस वाली वीडियो में भी समझाया था, अभी सुबह सुबह जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। हाँ, जैसे याद रखना कि अस्थमा क्या होता है बच्चों, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो किससे संबंधित होती है, श्वास नलिकाओं से, ठीक है। इसमें होता है क्या कि हमारी श्वास नलियों में ना भीतर में सूजन आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। जब हम सांस लेते हैं तो पहले तो हवा की मात्रा फेफड़ों में कम कर देती है और सांस लेते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। लक्षण क्या होते हैं, तो आपको बार बार खांसी का दौरा आता है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, सांस की रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है, बेचैनी होती है, सीने में जकड़न, थकावट, हाथों पैरों कंधों व पीठ में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, ठीक है। कारण क्या होते हैं, तो धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, अनुवांशिकता, परागकण, जानवरों की त्वचा, बाल, पंख, ये सभी मेनली इसके कारण होते हैं। सुधार बहुत तरीके से किया जा सकता है। मोटापा स्थूलता क्या होता है, तो शरीर की वह दशा जिसमें फैट यानी कि वसा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि नॉर्मली दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हमारे शरीर में जो भार है नॉर्मली आदर्श बात वो 20% प्लस हो जाए, तो ये होता है, ठीक है।
खान पान संबंधी आदत, पाचन प्रणाली का बिगड़ना, अत्यधिक भोजन, पशुरहित जीवन, थायराइड, वंशानुगत, इस तरीके से मोटापा होता है। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन था जो कि आपको समझा दिया। यहाँ पे एक चित्र के आधार पे जो आपसे पूछे गए थे, जैसे कि चेयर सिट एंड टेस्ट परीक्षण के बारे में ये था। ठीक है, तो चेयर सिट एंड रीच परीक्षण के बारे में आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन थे। 30 सेकंड के बारे में था। ठीक है, 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट, इसका उद्देश्य, इसके लिए उपकरण और इसकी जो प्रक्रिया है बच्चों, उसके लिए ये बातें आती हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, वैसे तो मैंने आपको समझाया हुआ था पिछली वीडियो में ही। अब यहाँ पे जो ये टेस्ट दिया गया ना बच्चों, ये वाला, ये बैक स्ट्रेच टेस्ट है। ठीक है, बैक स्ट्रेच टेस्ट है। इसका उद्देश्य होता है ऊपरी शक्ति के लचीलेपन के निर्धारण के लिए। इसके लिए जरूरी उपकरण होता है 18 इंच का शासक। उद्देश्य होता है पीठ के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को छूना या ओवरलैप करना। टेस्ट प्रक्रिया क्या होती है, खड़े होने की स्थिति में प्रतिभागी एक हाथ को कंधे और एक हाथ को पीठ के मध्य में रखेंगे और दूसरे को छूने या ओवरलैप करने का प्रयास करते हैं, सिंपल सा। ठीक है, आगे दिया गया था इंग्लिश में ये आसन भुज अंग आसन के बारे में, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं अच्छे तरीके से। चलिए, अब यहाँ पे हम खंड नंबर ए की बात करेंगे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 5-5 नंबर के। पहला क्वेश्चन है, पैरालंपिक्स गेम्स का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पैरालंपिक्स गेम ये अंतरराष्ट्रीय बहुखिल प्रतियोगिता होती है, जिसमें कई तरीके की जो विकलांगता वाले व्यक्ति होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अब ये आयोजित किसके द्वारा की जाती है, तो IOC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये जो है इन पैरालंपिक्स गेम्स को हर 4 साल में आयोजित करवाती है। ठीक है, इनकी शुरुआत का जो श्रेय है वो सर लुडविग गटमैन को जाता है, जिन्होंने 1948 में इसकी शुरुआत की थी, और कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है, पहली बार डिसेबल्ड खिलाड़ियों के लिए IPC द्वारा 10 प्रकार के खेल इसमें शामिल किए गए थे पैरालंपिक्स गेम में, कब, 1948 में। ठीक है, किसके द्वारा, सर लुडविग गटमैन। पैरालंपिक्स गेम्स जो है बेसिकली ये एथलीटों की एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जिसमें जो असुविधाएं मांसपेशियों शक्ति, जैसे कि मांसपेशी ड्राफ्टी, ठीक है, पोलियो सिंड्रोम, स्पाइनल डिफिंडिया, ठीक है, या फिर जो सुनने में अक्षम है, बोल नहीं पाते हैं, किसी के अंक की कमी है, पैर की लंबाई का अंतर, लघु स्तर, दृष्टि विकार है, बौद्धिक हानि है, ऐसे जो असुविधा व्यक्ति होते हैं ना, दिव्यांग या CWSN एथलीट, उनके लिए ये आयोजित की जाती है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें शीतकालीन और समर जो पैरालंपिक्स गेम्स है वो शामिल होते हैं, जैसे कि 1998 में ग्रीष्मकालीन खेल खेले गए थे, कहाँ पे, सियोल, जो कि कहाँ पे, दक्षिण कोरिया। उसके बाद में फिर ये दोबारा से आयोजित किए गए थे, तो ये सारी चीजें आती है। पैरालंपिक्स में बेसिकली 163 देशों के लगभग 400 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेते हैं और 24 से ज्यादा खेल इसमें शामिल किए जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे, डिस्क्राइब पैरालंपिक्स गेम्स, तो क्या होता है पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में, ये आपके सामने यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि फ्रैक्चर तैयार करने की प्रक्रिया में नॉकआउट के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, यानी कि जब फ्रैक्चर तैयार किया जाता है तो ऐसे में जो प्रक्रिया है बच्चों उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो देखो, प्रक्रिया अच्छी तरीके से आपको समझाऊं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं ना एक चीज करता हूँ कि एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ताकि आपको ना पूरी की पूरी प्रक्रिया अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा सकूं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, होता ये है कि चरण 1 में टीम को 2 अर्ध में विभाजित करते हैं, वरिष्ठ अर्ध और कनिष्ठ अर्ध। यदि टीम की संख्या 16 से ज्यादा होती है तो उसे हम अर्ध के साथ में क्वार्टर में बांटते हैं, यानी कि चरण नंबर 1 इसमें क्या होता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, छोटा करते हैं थोड़ा सा। हाँ, देखो चरण नंबर 1 में क्या होता है, आ रहा है ना, हाँ ठीक है। चरण नंबर 1 में ये होता है कि अगर मैं हमारी टीमों की संख्या 16 से, यानी कि n जो है वो 16 से अगर कम है, 16 से कम यानी कि मान लेते हैं 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे 2 पार्ट में, एक बांटेंगे वरिष्ठ अर्ध, ठीक है, एक बांटेंगे वरिष्ठ अर्ध और एक बांटेंगे कनिष्ठ अर्ध। ध्यान से समझ लेना आप दोबारा से, ठीक है ना, इसको बांटेंगे कनिष्ठ अर्ध में इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर ये 16 से प्लस है, 17 है या फिर 17 से ज्यादा है, तो इसमें क्वार्टर में भी आ जाएगा, 2 तरीके के क्वार्टर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा चरण क्या होता है कि कुल टीमें जिनके लिए फिक्चर तैयार किया जाना है वो देखना होता है कि 2 की पावर में है अथवा नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कुल टीमों की संख्या दूसरे चरण में जो है वो 16 है, तो ये 2 की पावर में है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे जो बेसिकली मतलब देखा जाता है कि 2 की पावर में है या नहीं। तो जैसे 16 2 की पावर में है, 17 जो है 2 की पावर में नहीं है,
20 जो है ये भी 2 की पावर में नहीं है, तो ये चीजें आ जाती है। ठीक है, 20 की जगह हम बोल सकते हैं जैसे 22 जो है 23 2 की पावर में नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, फिर तीसरा चरण क्या कहता है, तीसरे चरण में यदि टीमों की कुल संख्या 2 की पावर में नहीं है तो बाई दी जाएगी, अन्यथा नहीं। जैसे टीमों की संख्या मान लेते हैं यदि 17 है तो ये 2 की पावर में नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे बाई देंगे। और बाई देने का फॉर्मूला क्या होता है, बाई देने का फॉर्मूला होता है n प्लस में 1 बटे में 2, ये होता है बाई देने का फॉर्मूला। और डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, वरिष्ठ अध की बाई पूछी जा रही है या फिर कनिष्ठ अध की। नॉर्मली बाई का फॉर्मूला है तो n प्लस 1 बटे में 2, लेकिन अगर कनिष्ठ अध की बात की जा रही है तो n माइनस में 1 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चौथा चरण क्या हो जाएगा, चौथे चरण में बाई की गणना के सूत्र के द्वारा उन्हें स्थापित किया जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और मैच करवाए जाते हैं। ठीक है, सीधे जिन्हें बाई दी जाती है वो सीधे दूसरे चक्कर में, और जिन टीमों के मध्य में मैच होते हैं वे पहले राउंड में चले जाते हैं। ठीक है, चरण 6 में क्या होता है, यदि टीमों को क्वार्टर में भी बांटा गया है तो वरिष्ठ अध की बाई अलग से स्थापित की जाती है और कनिष्ठ अध की अलग से स्थापित की जाती है, फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, चरण 7 क्या है कि विशिष्ट सीडिंग यदि दी जा रही है तो बाई की गणना कुल टीमों की संख्या में से सीडिंग दी गई जो टीमें होती है उनकी संख्या घटा दी जाती है, उसके उपरांत जो है विशिष्ट सीडिंग तैयार होती है। ये होता है सिंपल सा फॉर्मेट। ठीक है, तो नॉकआउट में यानी कि फिक्सर तैयार करने के लिए नॉकआउट के विभिन्न चरण क्या होते हैं, चरण 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसको इंग्लिश में समझेंगे, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ नॉकआउट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फ्रिक्चर। तो स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आपको मैं अभी अभी एमसीक्यू में समझाई है मैंने कि मधुमेह क्या होता है बच्चों। तो मधुमेह जो है ये आम तौर पर एक चयापचय विकार होता है, जिसे हम एक ये भी समझ सकते हैं कि इसमें ना हमारे शरीर में लंबे समय तक शर्करा जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि मधुमेह जो है या ये जो है हमारे प्रक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, और इंसुलिन बना भी लेता है तो ये कोशिकाओं तक पूरी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करवा पाता है, इसी से मधुमेह हो जाता है। ठीक है, अब मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं, तो थकान, प्यास लगना, भूख लगना, धुंधला दिखाई देना, गुर्दे का खराब होना, हृदय वाहिका, वजन का घटना, पेशाब का बार बार आना, ये मधुमेह के मेनली रीजन यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, कारण क्या है बच्चों, तो कारण होते हैं गतिहीन जीवन अवस्था। ठीक है ना, आपको कई तरीके की बीमारियां लगती रहती है, मोटापा आपका ज्यादा है, भार बहुत ज्यादा है, आप ज्यादा तनाव करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, तो उससे मधुमेह हो जाता है। ठीक है, सुधार क्या है, तो इस बीमारी से व्यक्ति बच तो सकता है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि जिसे एक बार डायबिटीज होगी, मधुमेह हो गया, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इसे नियंत्रण में रख सकता है। ठीक है, ये होता है। ओके, तो ये मधुमेह के लिए एक विधि और आसन का लाभ पूछा गया था भाई। तो यहाँ पे विधि जो है मैंने ली हुई है अध मत्स्य इंद्रियासन की विधि के बारे में, आप इसे चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि विधि जो है वो आपको खुद से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये विधियां जो है वो बहुत सारी है, इसलिए आपको याद करनी है। आप समझ लेना अच्छे तरीके से, इसलिए इसके लाभ हो जाएंगे। ठीक है, डायबिटीज क्या होती है बच्चों, तो डायबिटीज के बारे में ये दिया हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, केज एंड करेक्शन क्या होते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं तरीके से। और जो एक आसन का मेथड दिया हुआ है अध मत्स्य इंद्रासन, उसके बारे में मेथड दिया जाता है आपका, और जो बेनिफिट्स है वो ये आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट को विस्तार से समझाइए, ध्यान से समझिएगा, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट को विस्तार से समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत बार आया हुआ है। क्या होता है भाई ये, तो फ्लेमिंगो बैलेंस जो टेस्ट है ये एक पैर पर सफलतापूर्वक संतुलन बनाने की क्षमता को मापता है, और यह स्थिर संतुलन के साथ पैरों, पोलविंग एवं धड़ ट्रंक की मांसपेशियों की शक्ति का मूल्यांकन भी। देखो 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 ध्यान से देखो, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, ये दिया हुआ है। इसका उद्देश्य मेनली क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि एक पैर पर सफलतापूर्वक संतुलन बनाने की क्षमता को, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पैर पर अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसमें संतुलन के साथ पैरों का एवं धड़ का मांसपेशियों शक्ति का मूल्यांकन होता है। उपकरण बिना फिसलन वाली समान सतह स्टॉपवॉच बीम ईंट, यानी कि एक चाहिए बिना फिसलन वाली नॉर्मली सतह जिसपे कोई व्यक्ति फिसले ना खड़ा होने पर। ठीक है, एक स्टॉपवॉच चाहिए, एक बीम या फिर ईंट चाहिए। परीक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो परीक्षण की प्रक्रिया होती है कि जो अपने पसंदीदा पैर पर बीम ईंट पर खड़े हो जाए, यानी कि बीम ईंट पर क्या करना होता है, ये जो आपको दिख रहा है एक ईंट छोटी सी, उस पर क्या करना है, आपको अपने पसंदीदा पैर पे, लेफ्ट पैर पे या फिर राइट पैर पे आप खड़े हो सकते हैं। अपने पसंदीदा पैर पे
संतुलन बनाते हुए अपने फ्री पैर को घुटने पर मोड़े तथा इस पैर को कुल्लों के नजदीक रखें फ्लेमिंगो की तरह। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये कुल्लों के पास में रखना, इस तरीके से पैर को मोड़ते हुए। इस स्थिति में आपको कम से कम 60 सेकंड तक रहना है। जब प्रतिभागी फ्लेमिंगो की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो रिकॉर्डर स्टॉपवॉच शुरू करता है। जैसे ही इसने ये किया, ठीक है ना, ये पूरी स्थिति प्राप्त कर ली, अब रिकॉर्डर जो होगा स्टॉपवॉच शुरू करेगा। अब जब भी प्रतिभागी अपना संतुलन खोता है, जैसे बीम से गिरकर पैर को छोड़ दे, तो रिकॉर्डर स्टॉपवॉच को रोक देगा और संतुलन बनाने पर उसे दोबारा से शुरू कर देगा। संतुलन के 60 सेकंड में गिरने या बिगड़ने की संख्या को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस तरीके से ये जो फ्लेमिंगो बेस्ट टेस्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्कोरिंग कैसे होती है, तो 60 सेकंड में गिरने या संतुलन खोने की कुल संख्या को फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट के रूप में दर्ज कर दिया जाता है। यदि पहले 30 सेकंड में 15 से अधिक बार परीक्षण समाप्त कर दिया जाता है, अगर पहले 30 सेकंड में 15 से नहीं 5 है, बेसिकली 5 से अधिक बार जो व्यक्ति वो गिरता है तो क्या होता है, परीक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। अगर नहीं तो परीक्षण पूरा 60 सेकंड तक चलता रहेगा। सिंपल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया फ्लेमिंगो जो बैलेंस टेस्ट है बच्चों, इसके बारे में। ओके, ये इस तरीके से किया जाता है। रही बात इंग्लिश में, तो एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स, इक्विपमेंट्स, टेस्ट प्रोसेस क्या होता है, आप देख सकते हैं क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव्स, क्या है इसके इक्विपमेंट, टेस्ट प्रोसेस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और स्कोरिंग की कैसे की जाती है उसके बारे में यहाँ पे बात है। ठीक है, तो मेनली देखो ये जो हमारा आज का ये वाला पेपर था, ठीक है ना, ये आज का जो हमारा पेपर था इसको तो हमने कंप्लीटली आपको समझा दिया, और एक पेपर में आपको वो समझा देता हूँ जो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ उसके बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको सुबह सुबह करवाया था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ जैसे दिखाना चाहूँ तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप सभी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखी है बच्चों, तो जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखिए, यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो को देखो। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे विशेष ओलंपिक क्या है, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से ऑलरेडी समझाए हुए हैं। ठीक है, भोजन के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी आ जाते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ जो होते हैं आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, क्लोराइड आ जाते हैं। विटामिन क्या होते हैं, इसके भागों को समझाइए। तो विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पानी में घुलनशील जिसमें विटामिन बी आ जाता है, विटामिन सी आ जाता है। वसा में घुलनशील 4 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ था रोगों से बचाव में आसन के लाभों की चर्चा, तो 3 तरीके से डिवाइड किया था, शारीरिक क्रियात्मक में, ठीक है, फिर मनोवैज्ञानिक में, के बाद जैव रासायनिक में। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपको समझाई दिया इसी वीडियो में। पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में समझा दिया है। डेफ ओलंपिक्स गेम्स के बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिए, जो बधिर लोग होते हैं, सुनने में अक्षम व्यक्ति, उनके लिए खेले जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के लिए वसा की उपयोगिता समझाइए, समझा दिया है। कार्डियो श्वसन व्यायामों पर होने वाले जो प्रभाव है इसका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो हृदय गति बढ़ती है, सहन क्षमता में वृद्धि, स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, रक्तायतन में वृद्धि। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऑलरेडी करवाए हुए हैं। जैसे संतुलित आहार क्या है एक व्यक्ति के लिए, ये कितना ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी आपको समझाया हुआ है। प्रतियोगिता आयोजन के दौरान विभिन्न समितियों के प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान और समाप्ति पर क्या जिम्मेदारियां होती है। तो आयोजन प्रबंधन समिति का पहले, प्रतियोगिता से दौरान, समाप्ति पर क्या जिम्मेदारी होती है। आयोजन प्रबंधन समिति का प्राथमिक चिकित्सा समिति, अधिकारियों के लिए समिति, ठीक है, सजावट तथा समारोह समिति, भोजन तथा आवास समिति, ठीक है, क्रय समिति, विशेष जरूरत वाले जो बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, इनके लिए सारी क्रियात्मक क्रियाओं के क्या क्या लाभ होते हैं। तो शारीरिक सुधार आता है, मानसिक सुधार आता है, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सामाजिक लाभ, कार्य क्षमता ये बढ़ती है इसकी। ठीक है, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए सारी क्रियाओं का निर्धारण करने के लिए जो रणनीतियां हैं, जैसे कि डॉक्टरी जांच करना, पूर्व अनुभव, रुचि, क्षमता, रूपांतरण, ये सारे आ जाते हैं। तो इन सबको मैंने बढ़िया तरीके से आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो आप जाओ वीडियो को कंप्लीटली देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरीके से आज का ये क्वेश्चन भी देख लो भाई, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग 5 सिद्धांत के लक्षण, तो क्या होता है व्यक्तित्व, ये तो आपको समझा ही दिया। बिग 5 सिद्धांत में सबसे पहले स्पर्शता संबंधी लक्षण है, ठीक है, फिर कर्तव्यनिष्ठा संबंधी आपके लक्षण आते हैं, फिर बहिर्मुखता संबंधी लक्षण आते हैं, एंड देन संयमता संबंधी लक्षण और मनोविक्षिप्तता संबंधी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सबकी तैयारी करना अच्छे तरीके से, बाकी मैंने आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझाया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से
आज की हमारी ये जो प्यारी सी वीडियो थी बच्चों, वो हो जाती है यहाँ पे कंप्लीटली एंड। ठीक है, आज की हमारी ये जो वीडियो थी बच्चों, वो होती है यहाँ पे एंड। तो आई होप कि आपकी इस वीडियो से ओके वेल आई होप कि आपको समझ में तो सारी चीजें आई गई होंगी। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो भी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट होता है। आप सभी को मेरी तरफ से आपको आपके फिजिकल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से हमने आपकी तैयारी अपनी तरफ से ऑलरेडी करवाई हुई है और अभी भी तैयारी करवाई रहे थे, और मेनली जितना भी हमारा टॉपिक थी इंपॉर्टेंट वगैरह वो हमने सारी चीजें आपको समझा दी। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो एंड होती है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप सभी को आज की ये वाली जो वीडियो है ये अच्छी लगी है तो क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों, उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया है। ठीक है, और आप सभी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया या नहीं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।